नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव चांगिया एडवोकेट अपने YouTube चैनल संजीव चांगिया एडवोकेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से किसी भी पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ झूठे दहेज के मुकदमे से बचने के बारे में कुछ टिप्स आपको देने जा रहा हूं। यह टिप्स कुछ मेरे व्यक्तिगत अनुभव और कुछ IPC व CRPC की धाराओं से लिए गई है। आजकल देखा गया है कि सामान्यतः मायके वालों की अत्यधिक दखलंदाजी की वजह से या पत्नी का किसी अन्य पुरुष की तरफ भावनात्मक या किसी अन्य लगाव की वजह से घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है और पत्नी अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में चली जाती है और वहां पर अपने पति के खिलाफ कार्यवाही करती है। तो ऐसी स्थिति में पति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर यदि पति के घर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो उनकी DVR की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखें। और अगर यदि पत्नी के मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग संभव हो तो वह संभाल कर रखें और उसकी कॉल डिटेल्स को भी संभाल कर रखें, क्योंकि यह समय पर बहुत काम आएगी। अब करना क्या है? पत्नी के अपने मायके में जाते ही पति अपने परिवार, अपने मुख्य रिश्तेदारों और अपने समाज के सामान्य और सम्माननीय व्यक्तियों को साथ लेकर जाए, जिनमें अपने वार्ड का MC, गांव का पंच, सरपंच, नंबरदार कोई भी हो सकता है, और पत्नी को समझाकर घर बसाने की कोशिश करें ताकि पंचायत में गए व्यक्ति गवाही देने में समर्थ हो सके। और अगर यदि पंचायत से घर नहीं बसता है तो क्या करना है? उस समय पति को चाहिए कि वह किसी योग्य वकील से संपर्क करे और उसके द्वारा अपनी दरख्वास्त टाइप करवाकर अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को दे। यहां वकील की सहायता की आवश्यकता किस लिए? क्योंकि IPC में शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्दों के ऊपर ही IPC की धाराएं हटना व लगना होता है, इसलिए योग्य वकील का किया जाना अनिवार्य है। और पुलिस अधीक्षक को दरख्वास्त देने के बाद सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, जिसे घर बसाने का केस कहा जाता है, वह दायर कर देना चाहिए। अब पत्नी क्या करेगी इसके बारे में बताते हैं। 498, जिसे आम भाषा में लोग बाग दहेज की धारा समझते हैं, जबकि यह दहेज की धारा ना होकर क्रुएल्टी की धारा है, जिसमें मारना, पीटना, धमकी देना, दहेज की मांग करना या किसी अन्य तरीके से अपनी पत्नी को तंग करना, यह आता है। तो पत्नी सबसे पहले अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को शिकायत देती है, जो कि पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला सेल को जांच के लिए भेजी जाती है और आपको महिला सेल से नोटिस आएगा। तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको ध्यान रखना है कि अपने वकील से जो कार्यवाही आपने अब तक अपने डिफेंस में की है उसकी सर्टिफाइड कॉपी साथ लेकर जाना। महिला सेल में प्रत्येक तारीख पर उपस्थित हो और अपनी घर बसाने की रेडीनेस और विलिंगनेस दिखाएं और अपनी पत्नी द्वारा घर ना बसाने के कारणों का विशेष रूप से उल्लेख करें। यहां मैं आपको एक बात और विशेष रूप से स्मरणीय करवाता हूं। अगर यदि वहां किसी व्यक्ति द्वारा आपको किसी प्रकार का भय दिखाया जाता है या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आपको भय दिखाकर पैसा ऐंठने की कोशिश की जाती है, तो आप तुरंत अपने वकील से संपर्क करें, क्योंकि यदि आप सही है तो सही काम के लिए किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और महिला सेल के कर्मचारियों द्वारा आपका केस समझौता सदन मेडिसिन में भेजा जा सकता है, तो वहां पर भी आपको अपना यही जो मैंने ऊपर बताया है यही सब कार्य करना है। और जो आपने सेक्शन 9 का केस किया है घर बसाने का, उसमें भी आपको अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस अपना घर बसाने के प्रति दिखानी है। और एक विशेष बात आपको यहां मैं बता दूं, आपको
हर संभव कोशिश करनी है कि आपका घर बसे, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि एक बार अगर यदि आपने तलाक ले लिया तो दूसरा जो आपका जीवन साथी आएगा वो पहले वाले से अच्छा। इसलिए मेरी यही आपको राय है कि हर संभव कोशिश अपना घर बसाने के लिए करें। पर यदि किसी कारणवश आपके खिलाफ झूठा दहेज का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आपके पास रेमेडी है। यदि आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट जाकर अपने खिलाफ हुए झूठे केस को खारिज करवा सकते हैं और अपनी पत्नी के खिलाफ झूठा दहेज का मुकदमा करवाने के लिए मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मुझे जो आपको टिप्स मैंने बताई है वो बहुत पसंद आई होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक व सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।